कभी सोचा है कुछ कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? आज हम भैरवपुर की आहट को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। यह तो डर और रहस्य का एक ऐसा जाल है जो सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कहानी कैसे हमें अपनी सीटों से हिलने तक नहीं देती। पूरी कहानी का ताना बाना पता है, बस इसी एक लाइन से बुना गया है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक कांटे की तरह है जो हमारे दिमाग में अटक जाता है। भैरवपुर का सारा खौफ यहीं से, इसी आहट से शुरू होता है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि इस कहानी की धड़कन है, इसका सबसे बड़ा राज। तो कहानी के पहले पड़ाव में हम पहुंचते हैं भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां धूल भरी सड़कों पर खामोशी पसरी रहती है। और यहीं हमारी नजरें टिक जाती हैं उस बदनाम हवेली पर। और हम मिलते हैं रीना से, जो अनजाने में ही उस अनसुने डर का पहला शिकार बनने वाली है। और बस इसी पल डर का पहला बीज बोया जाता है। दोस्तों के बीच लगी एक शर्त, एक मजाक, एक ही झटके में खौफ में बदल जाता है। सोचिए जरा, आप एक अंधेरे कमरे में अकेले हों और टॉर्च की रोशनी में दीवार पर आपकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हो। बस यही वो पल था जब रीना का मजाक एक भयानक हकीकत बन गया। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये डर सिर्फ रीना तक ही नहीं रहता। ये आहट एक बहुरूपीय की तरह है जो हर बार एक नया चेहरा लेकर गांव के अलग अलग लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती है, बिल्कुल एक अदृश्य महामारी की तरह। गांव का नाई रघु, वो इस डर का सबसे भयानक रूप देखता है। उसके लिए ये कोई हल्की फुल्की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक जीता जागता बुरा सपना है। एक सफेद साया जिसकी आंखें हरी चमक रही हैं और जो उसकी रूह कंपा देता है, उसे पागलपन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। और फिर है अनिरुद्ध, जो हर चीज में लॉजिक और विज्ञान ढूंढता है। लेकिन भैरवपुर का डर किसी लॉजिक को नहीं मानता। उसके लिए ये आहट पहले कदमों की आवाज बनती है और फिर सीधे उसके कान में एक सर्द फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। ये इस बात का सबूत है कि डर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हैं। अमर के लिए तो ये डर उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। सोचिए, रात के सन्नाटे में खाली बस चलाते हुए अचानक शीशे में एक धुंधला सा साया दिखे। कहानी यहाँ इस मोड़ पर आ जाती है जब हमें पता चलता है कि ये खौफ अब हवेली की दीवारों से निकलकर हमारी सड़कों पर, हमारी गाड़ियों में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं डर का एक पूरा कोलाज। कहीं शीशे में एक अनजाना चेहरा, तो कहीं आंगन में खामोश खड़ी एक औरत, कहीं अपने आप हिलती जंजीरें। ये सब अलग अलग डरावने मंजर हैं, लेकिन इन सबको एक ही धागे में पिरोती है वो रहस्यमयी आहट। तजुर्बे भले ही अलग हों, पर डर की वजह एक ही है। अब कहानी एक नई करवट लेती है। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय हमारे किरदार उठ खड़े होते हैं। वे समझ जाते हैं कि डर से जितना भागो वो उतना ही बड़ा होता जाता है। अब उसे हराने का एक ही तरीका है, उसकी जड़ तक पहुंचना। ये आहट आखिर है क्या? बस यही एक सवाल है जो रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, इन तीन बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों को एक साथ ले आता है। वे जानते हैं कि ये कोई मामूली आवाज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा दफन राज है और वो अपनी जान पर खेलकर भी उसे बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। उनका प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका हर कदम मौत को दावत देने जैसा है। पहला कदम उस मनहूस हवेली में दाखिल होना, दूसरा उसके सबसे अंधेरे हिस्से यानी तहखाने तक पहुंचना, और तीसरा सबसे मुश्किल, उस सच का सामना करना जो शायद उन्हें हमेशा के लिए तबाह कर दे। तो अब हम कहानी के दिल में उतर रहे हैं, उस अंधेरे और ठंडे तहखाने में। हर कदम के साथ हवा में मौत की गंध और बढ़ती जाती हैं। दीवारों से रिश्ता पानी, दूर से आती अजीब आवाजें, रहस्य अपने चरम पर है। और फिर सच के सामने पहुंचने से ठीक पहले दीवारों पर खून से लिखी एक चेतावनी उनकी रूह कंपा देती है। ये अब कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक श्राप का ऐलान है। एक ऐसा पैगाम जो चीख चीख कर कह रहा है, इस आहट को सुनना मतलब अपनी मौत का फरमान पढ़ना है। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। उस बेनाम डर को एक नाम मिलता है, एक पहचान। वो साया अब कोई पहेली नहीं, बल्कि हवेली की मालिकन ललिता की तड़पती हुई आत्मा है। और फिर खुलता है इतिहास का वो खूनी पन्ना। 100 साल पुराना एक धोखा, दौलत का लालच और एक औरत जिसे यहीं जिंदा दफना दिया गया था।
उसकी वही चीखें आज आहट बनकर इस हवेली की दीवारों से टकरा रही हैं। अब हमें समझ आता है, ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये नाइंसाफी का बदला है। और यहीं पे कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। सच उन्हें आज़ाद नहीं करता, बल्कि हमेशा के लिए इस शराब से बांध देता है। अब वो सिर्फ गवाह नहीं, बल्कि इस अनंत दहशत के अगले शिकार हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। आखिरी अध्याय में हम देखते हैं एक हताश कोशिश। किरदार इस कभी न खत्म होने वाले शराब को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन कहानी हमें एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है। उनका आखिरी समाधान, अगर बीमारी जड़ में है तो जड़ को ही खत्म कर दो। वे हवेली को आग के हवाले कर देते हैं, इस झूठी उम्मीद में कि शायद आग की लपटें उस ठंडे शराब को भी पिघला देंगी। कुछ दिनों के लिए भैरवपुर की हवा में एक झूठी शांति घुल जाती है। राख के ढेर को देख के सबको लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। हकीकत तो ये थी कि आहट मरी नहीं थी, वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। और कहानी का पर्दा गिरता है इस एक सीन पर। रीना अपने महफूज कमरे में अकेले फिर से सुनती है वही धीमी डरावनी आहट। हवेली भले ही राख हो गई, लेकिन उसकी आग ने डर को रीना की आत्मा में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया था। वो आहट अब बाहर नहीं, उसके अंदर थी। और भैरवपुर की ये कहानी हमें इसी एक सर्द सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक हवेली या एक आत्मा की नहीं है। ये इस बारे में है कि कुछ डर हमारे अंदर इस तरह घर कर जाते हैं कि एक बार सुन लेने के बाद वो हमेशा के लिए हमारी खामोशी का हिस्सा बन जाते हैं, एक अनसुनी अनकही आहट की तरह।